हेलो गाइस, वेलकम बैक। चंद्रा सागर में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 NCERT हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3। सो इस चैप्टर में बेसिकली हमें बताया जा रहा है दिल्ली सुल्तान्स के बारे में, और इस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं अभी शॉर्ट में। मतलब हमने इस चैप्टर को पूरे रीड कर लिया है, अब हम इस चैप्टर को शॉर्ट में एक बार समझ रहे हैं। तो इसके पहले का भी एक पार्ट है, उसमें भी हमने इस चैप्टर को शॉर्ट में समझा था। और अब की इस वीडियो में जो थोड़े बहुत टॉपिक्स रह गए हैं ना, जिनको आपने शॉर्ट में नहीं समझा है, उन्हें भी कवर कर लेंगे। तो बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ मैंने अभी तक क्या क्या समझा है। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमें बताया जा रहा है दिल्ली के बारे में, दिल्ली की हिस्ट्री कैसी है, उस पर कौन कौन से रूलर्स ने रूल किया है, कितने टाइम तक रूल किया है, उनके क्या क्या स्पेशल तरीके थे जिससे वो रूल करते थे। और हमने पढ़ी थी रजिया की स्टोरी कि कैसे जो रजिया थी वो रूलर बन गई, क्योंकि उसके कोई दो भाई थे, एक मर गया था और एक अभी रूल करने के लायक नहीं था। और उसके पापा ने उसको रूलर बना दिया। पर जो लोग थे उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं आया कि एक फीमेल हम पे रूल कर रही है। चले लोगों ने उसको क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया, उसको मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके रजिया को भी बहुत गुस्सा है इन सब चीज़ों पे, और उसने क्या करा, उसने थ्रोन ही लेफ्ट कर दिया। मतलब उसने वो गद्दी ही छोड़ दी, बोला मैं नहीं रूल करूँगी तुम जैसे लोगों के बीच में। और इसका जो मेन रीज़न था ना, वो ये था कि लोगों की सोच बहुत बुरी थी। मतलब एक फीमेल क्रॉनिकलर भी उस फीमेल को सपोर्ट नहीं कर रही थी। तो आप सोचोगे क्रॉनिकलर का क्या मतलब होता है। तो क्रॉनिकलर का मतलब होता है जो हिस्ट्री वगैरह लिखते हैं, मतलब एक टाइप ऑफ राइटर बोल सकते हो उनको, ठीक है। तो ऐसे ही क्रॉनिकलर थी मिराजी सिराज, वो भी एक फीमेल थी। तो वो और रजिया भी एक फीमेल थी। और पता है उन्होंने क्या लिखा रजिया के बारे में। जो रजिया है उसको इन्होंने रूलर तो बना दिया, पर जो रजिया है वो एक फीमेल है, और जो फीमेल है वो कभी ये सारी क्वालिटीज़ गेन ही नहीं कर सकती है रूल करने की। और जो फीमेल्स है उनको हमेशा मेंस के अंडर रहना चाहिए, मेंस जो काम करेंगे वही करना चाहिए, फीमेल को कोई हक नहीं है रूल करने का। तो जब रजिया ने देखा कि लोग उसको इतना क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इतना उसका मजाक उड़ा रहे हैं इस चीज़ को लेकर, तो उसने क्या करा, उसने गद्दी ही छोड़ दी। क्योंकि वो कब तक ये सब चीज़ें झेलेगी। लोग ये तक नहीं देखते थे कि रजिया कितने अच्छे से रूल कर रही है, वो पूरी कोशिश करती थी, पर लोग कभी ये चीज़ ना देखते थे ना समझते थे। अब नेक्स्ट आ जाता है स्लेव्स आर बेटर देन सन। तो इसका मतलब हो जाए जो नौकर है वो बेटे से अच्छे हैं। तो आप सोचोगे नौकर बेटे से अच्छे कैसे होने लगे। तो उस टाइम पे क्या होता था ना कि राजा का बेटा राजा बनेगा, तो आपने सुना होगा, तो उस टाइम पे यही होता था। तो क्या होता था ना कि जो बेटे होते थे राजा के, वो राजा बनने के लिए कई बार जो अपना मतलब उनके जो पापा है, उनके जो पिता है, उनको तक मार देते थे, इसलिए क्योंकि उनको राजा बनना होता था। तो वही सब, तो ये लोग क्या करते थे, जो वो लोग होते थे रूलर्स, वो क्या करते थे, उन्होंने दिमाग लगाया। उन्होंने क्या करा, बंदागन नाम का एक रिवाज होता है उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। उसके अकॉर्डिंग वो लोग क्या करते थे, स्लेव्स खरीदते थे, नौकर खरीदते थे, उनको बहुत अच्छे से ट्रेन करते थे, खाना पीना सब उनको वही लोग करते थे। मतलब स्लेव्स को वो लोग यकीन दिलाते थे कि वो जो किंग है उनके अलावा उनका कोई दुनिया में कोई नहीं है। तो इसलिए जो स्लेव्स होते थे वो भी उस किंग के टुवर्ड्स बहुत ज़्यादा लॉयल रहते थे, क्योंकि स्लेव ये सोचते थे ना कि जो राजा है वो उनके लिए भगवान समान है। मतलब वो कभी उनको चीट नहीं करते थे, राजा को ना ही बिट्रे करते थे। बिट्रे का मतलब होता है ना ही धोखा देते थे। तो इसलिए राजाओं को ही बहुत ज़्यादा पसंद आने लगा। और कभी कभी जो कोई स्लेव बहुत ज़्यादा मतलब उनका इंसान तरीके से उनके सब कॉन्फिडेंट बन जाता है, बस उनकी सारी बातें मानता है, तो कई बार तो राजा उसको अपना किंगडम तक दे देते थे। अपने बेटे को नहीं, उस स्लेव को दे देते थे अपना पूरा किंगडम। और वो जो स्लेव था ना, वो सिर्फ लॉयल रहता था किसके टुवर्ड, उस राजा के। वो लॉयल नहीं होता था उसके बेटे के टुवर्ड्स, ना ही उसके किसी भी फैमिली मेम्बर के खिलाफ टुवर्ड्स। उसको बस मतलब है अपने मालिक से और किसी से नहीं। मान लो अगर कोई लड़ाई भी हो गई ना, या हमला हो गया पैलेस पे, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले किंग को बचाएगा। भाड़ में जाए उसका बेटा, भाड़ में जाए उसकी वाइफ, सबसे पहले वो बचाएगा किंग को, बाकी सब को वो नहीं बचाएगा। तो आप खुद सोचो ना, इसीलिए तो इन्होंने बोला कि जो स्लेव्स है वो बेटे से भी ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ना ही वो बेटों की तरह हमसे लड़ेंगे, ना ही वो कुछ भी करेंगे, वो हमेशा हमारे टुवर्ड्स लॉयल रहेंगे। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था ना कि जो मुगल्स होते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके होते हैं रूल करने के। उन तरीक़ों से वो बहुत ही आराम से रूल कर पाते हैं, और उन्होंने लगभग ना उन्हीं तरीक़ों का इस्तेमाल करके लगभग पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, मतलब जो पूरा इंडिया है उस पर भी कब्जा कर लिया था। तो उसी में से एक ट्रिक थी, उसका नाम होता है, क्या होता है, इक्ता और इक्तादार। सो इक्ता मतलब बेसिकली होती है एक लैंड, और इक्तादार मतलब होता है उस लैंड को जो संभाल रहा है, वो
मतलब इक़्तादार। जैसे कि यहाँ पे मान लो फॉर एग्जांपल कि कोई जगह है, ठीक है, कोई एरिया मेरे को दे दिया उन लोगों ने और वो हो गया इक़्ता, और मैं उस पर रूल कर रहा हूँ, मतलब वो एरिया मुझे दिया गया है तो मैं हो गया उस एरिया का इक़्तादार। ठीक है, तो इन लोगों का काम क्या होता था इक़्तादारों का, तो जो इक़्तादार को काम होता था ना वो, और इक़्तादार को मुक्ति भी बोलते हैं, मतलब यहाँ जो लैंड ओनर है उसको इक़्तादार बोल दो, मुक्ति बोल दो। तो इनका काम ये होता था ना कि ये लोग क्या करते थे, जितनी भी मिलिट्री सर्विस है, जैसे कि जितनी उस जगह की आर्मी है, जैसे कि मुझे फॉर एग्जांपल तुगलकाबाद दे दिया गया, ठीक है, तो तुगलकाबाद का मैं बन गया इक़्तादार। तो जितनी भी तुगलकाबाद की आर्मी होती है ना उस सबको मैं देखूंगा, तुगलकाबाद में क्या क्या हो रहा है वो सब मैं देखूंगा, मतलब वो जो एरिया है ना वो पूरा मेरे अंदर आ गया। उसका टैक्स भी मैं ही कलेक्ट करूंगा, उस टैक्स से मैं मतलब जो नई नई चीज़ें भी बनवाऊंगा, सर जितना भी काम होगा सब मुझे ही करना पड़ेगा, मतलब वो जो लैंड है मेरे लिए मेरा किंगडम हो गया। तो इक़्तादारों के लिए जो उनकी इक़्ता थी ना वो उनका होता था किंगडम, उसमें उसको रूल करना पड़ता था राजा की तरह एकदम, मतलब वही इनको करना पड़ता था जो कि एक राजा करता है अपने किंगडम के लिए। तो इससे होता क्या था ना कि कोई एक रूलर होता था तो उसके लिए सारी जगहों पे ना देख रेख करना बहुत हार्ड होता था, मतलब वो किसी जगह पे मतलब अपने कैपिटल पे एकदम अच्छे से निगरानी बना के रखा है, तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि मान लो उसको बहुत बड़ा किंगडम है तो वो जहाँ ज़्यादा ध्यान कहाँ रखेगा, जो उसका किंगडम है वहाँ पे रखेगा, और जो बहुत दूर दूर मतलब उसके किंगडम के और जो दूर दूर के स्टेट्स हैं उसमें वो इतने अच्छे से ध्यान नहीं रख पाएगा। तो उन जगहों पर वो क्या करता है, इन लोगों को दे देता है, इक़्तादारों को दे देता है इक़्ता। तो वो जो इक़्तादार होते हैं ना वो भी बहुत ट्रस्टवर्दी होते हैं, ये नहीं कि ऐसे वैसे ही किसी को भी दे देते हैं, बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड लोग होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जिन पर किंग ट्रस्ट करता हो। तो ये इक़्ता जो होते हैं ना वो कुछ ट्रस्टवर्दी लोगों को ही मिलते हैं, ऐसे आरे गहरे किसी को भी किंग नहीं दे देते हैं इक़्ता। और वो जो इक़्तादार होता है उसका सिर्फ एक काम होता है, अपने इक़्ता की फुल जो भी करना है अपने इक़्ता के साथ वो कर सकता है, बट उसको एक रिपोर्ट टाइप की देनी पड़ेगी किंग को कि ऐसा तो नहीं हो रहा कि इतना से वो ज़्यादा टैक्स कलेक्ट कर रहा है और उसको ब्लैक मनी में रख रहा है। तो ये सारी रिपोर्ट उसको देनी पड़ेगी किंग को कि उसने कितना टैक्स इकट्ठा किया, कितना टैक्स उसने अपनी सैलरी में रखा, कितना टैक्स से उसने क्या क्या किया, वो सब का रिकॉर्ड किसके पास जाएगा, जो मेन जिसने उसको इक़्ता दिया है। जैसे कि मेरे को दिल्ली के जो रूलर है उन्होंने इक़्ता दिया है तो मैं ये सारी रिपोर्ट लेके जाऊंगा और जो दिल्ली के ओनर है जिसने मेरे को इक़्ता दिया है उनके पास, और दिल्ली का ही एक छोटा सा स्टेट में को इक़्ता दे दिया उन्होंने, तो मुझे मतलब सारी रिपोर्ट क्या क्या कराया है ना मैंने, उसमें कितना टैक्स लिया है, उस टैक्स से क्या क्या किया है, कितना मैंने अपनी सैलरी में रखा है। जैसे कि मैंने वहाँ से टैक्स कलेक्ट कर दिया फॉर एग्जाम्पल 50,000, तो 50,000 में से मैंने अपनी सैलरी में 15,000 रखे, 20,000 रखे, 30,000 रखे, कितने रखे, और 15,000 मैंने मिलिट्री में इन्वेस्ट करे, 15,000 की मैंने लोगों के लिए नई नई चीज़ें बनवाई। तो वो सब मुझे बताना पड़ेगा उनको, ताकि मतलब ये भी तो हो सकता है ना कि उन्होंने बोला होगा कि भाई आपको ना जो क्रॉप्स है उस पर 50% का टैक्स लेना है, 50% का टैक्स लेते हैं, और मैं सोच रहा हूँ भाई ये तो मेरी इक़्ता है, मैं जितना चाहे उतना लूँ, तो मैं 50 की जगह 80% का टैक्स ले लूँ और उनको यही बताऊँ कि मैंने 50% का टैक्स लिया और जो ऊपर का है वो सब मैं अपने ब्लैक मनी में रखूँ, मतलब मैं अपने पर्सनल कामों के लिए यूज़ करूँ। तो इससे क्या होगा ना, वो लोग पावरफुल हो जाएंगे और पता चला ज़्यादा पैसे इकट्ठा होगा, उसने मिलिट्री बहुत ज़्यादा बढ़ा दी और जाके किंग पे ही हमला कर दिया, तब क्या होगा। तो किंग ने ये सब भी सोचा, तो इस हिसाब से उन्होंने सोचा कि भाई रिपोर्ट तो देनी पड़ेगी इनको। पर कुछ लोग तो और तेज निकले, उन्होंने रिपोर्ट ही गलत दे दी, मतलब उन्होंने 80% का टैक्स कलेक्ट करा होगा क्रॉप्स के ऊपर, उन्होंने लिख के दे दिया 50% का करा है। ये सारी चीज़ें भी होने लगी और जब किंग को पता चला उसने इन लोगों जो लोगों ने ये सब किया उनको जेल में डाल दिया। तो इन्होंने सोचा क्यों ना भाई हम अकाउंटेंट रख लेते हैं, एक टाइप का बैंक मैनेजर टाइप का रख लेते हैं, जगह जगह जाएगा वही टैक्स कलेक्ट करेगा, वही दिखेगा कि टैक्स सही से ले रहे हैं कि नहीं। सो वो होते थे अकाउंटेंट्स, तो जो अकाउंटेंट्स होते थे वो भी अपॉइंट होते थे उन्हीं मुगल्स के द्वारा, और उन अकाउंटेंट्स का काम क्या होता था, जगह जगह पे जाना, देखना कि वो जो रूलर है वो कितना टैक्स ले रहा है, सही टैक्स ले रहा है कि नहीं, वो कहीं अपनी ब्लैक मनी तो इकट्ठा नहीं कर रहा है, कहीं उसकी आर्मी जितनी उसको दी गई है उससे ज़्यादा तो नहीं हो गई है, मतलब वो दूसरे किसी के साथ तो अपनी आर्मी नहीं बढ़ा रहा है। ये सारी चीज़ें उस अकाउंटेंट को देखनी होगी और अकाउंटेंट भी जाके मुगल्स के पास रिपोर्ट करेगा
और अगर उस अकाउंटेंट से आके मुगल को बता दिया कि ये लोग 80% टैक्स ले रहे हैं क्रॉप्स के ऊपर, हमने तो 50% ही अलॉट किया है, तो जल्दी से वो जो रूलर है वो भेजेगा अपने सैनिकों को, वो जाके उस इक़्तिदार को लेके आ जाएंगे किंग के पास, फिर उसको जो सज़ा सुनानी होगी सुनाएंगे, और वो जो इक़्ता है उसको किसी और को दे देंगे, तो उस इक़्तिदार कोई और बन जाएगा। तो यहाँ पे इन लोगों ने चीटिंग वगैरह की भी बहुत ध्यान रखा था, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे उस टाइम पे ये बिट्रे वगैरह के सीन बहुत ज़्यादा होते थे, तो हो सकता था कोई बहुत ज़्यादा ब्लैक मनी कलेक्ट कर करके इतनी बड़ी आर्मी कर ले कि कल को वो आके उसी किंग पे ही हमला कर दे जिसने उसको वो इक़्ता दिया है। और ये जो इक़्तिदार थे ना वो भी परमानेंट नहीं रहते थे, वो चेंज होते थे, तो इसको चेंज करने की भी इनकी एक वजह थी। इनके पास हर जो चीज़ है ना उसकी एक ना एक वजह ज़रूर है, तो इनको चेंज करने की वजह ये थी ना, अगर मैं एक ही इक़्ता पे 10-20 सालों तक रूल करते दूंगा तो उस इक़्ता के जितने भी लोग हैं वो मुझसे घुल मिल जाएंगे, मेरे उस इक़्ता में जान पे जान भर जाएगी। और अगर मैं उस इक़्ता में रह के लोगों के साथ मिलकर कोई प्लानिंग बनाने लगा, जो प्रजा है उसको अपनी आर्मी में ले लो और बहुत ज़्यादा बड़ी आर्मी बना के किंग पे हमला कर दिया, मैं ये भी कर सकता हूँ। तो इसलिए इनको टेम्पररी रखा जाता था, इनको टाइम टू टाइम चेंज किया जाता था, ताकि ये लोग बहुत ज़्यादा अच्छे घुल मिल ना जाए इन लोगों के साथ, कोई प्लानिंग वैलिंग ना बना ले अपने जो सिटीजन है उनके साथ मिलके। सो आज की वीडियो बस इतना, अगले वीडियो में हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।